बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। आज 3 बड़ी खबरों पर रहेगी नजर, जिसने पूरे दिन बनाई है जगह। पहली खबर, हम बात करते हैं कर्नाटक चुनाव की, जहां चुनावी बिगुल फूंक चुका है। चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी। एक चरण में ही इस बार चुनाव संपन्न होगा, यानी 10 मई को चुनाव और 13 तारीख को तस्वीर साफ होगी कि किसने मारी बाजी। और नंबर 2 पर बात करते हैं। 2008 में जयपुर में हुए सीरियल धमाकों के 4 आरोपियों को हाईकोर्ट ने किया बरी। 71 लोगों ने गंवाई थी अपनी जान। यहां बता दें कि निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। परिवार कह रहा था इनका कोई हाथ नहीं। हाईकोर्ट से आज उन्हें बरी कर दिया गया। और आखिर में नंबर 3 पर जो तीसरी बड़ी खबर है, अमृतपाल जो अब तक भागा फिर रहा था, वो होशियारपुर में उसके होने की खबर है। और यहां पर बताया यह जा रहा है कि लगातार वो अपने ठिकाने बदल रहा है। जिस इनोवा गाड़ी में वो नजर आया था, वो गाड़ी उसने चलती हुई उसे वहीं छोड़ दी और फरार हो गया। पुलिस अब तलाश कर रही है। तो अभी की जो सबसे बड़ी खबर है उस पर नजर डालते हैं और उस खबर को आपको विस्तार से दिखाते हैं और बात करते हैं। कर्नाटक में चुनाव की घोषणा हो गई है। तो देख रहे हैं आप बड़ी खबर। इसकी जो पहली खबर है वो है कर्नाटक में चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। कर्नाटक में 10 मई को एक ही चरण में चुनाव होंगे और नतीजे 13 मई को आएंगे। 10 मई को कर्नाटक विधानसभा की 224 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। आज चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। कर्नाटक का चुनाव इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि उसके नतीजों का असर आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी उन चुनावों पर पड़ेगा विधानसभा के, जो इस साल होने हैं। 2024 के आम चुनाव के लिए भी बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है। बीजेपी के लिए जहां सत्ता वापसी एक बड़ी चुनौती है क्योंकि बीजेपी में अंदरूनी लड़ाई, बोमई सरकार पर कमीशन खोरी जैसे आरोप और सत्ता विरोधी लहर का उसे सामना करना होगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के सामने चुनौती सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार फैक्टर पर ध्यान देने की है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ओर से साफ नहीं कि उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। वहीं यहां जेडीएस की भूमिका पर भी सबकी रहेगी नजर। पिछली बार वो किंग मेकर साबित हुए थे। Schedule for the Karnataka Assembly elections for 2023 would be like this. The Gazette notification would be issued on 13th of April. Last date of making nominations would be 20th of April. Date of scrutiny would be 21st April 2023. After that, the withdrawal of the candidature can be up to 24th of April. The polling will take place on 10th of 5 in single phase and day of counting would be 13th of May. BJP is ever-ready party with a strong organization right from booth level to the national level, and we have done a lot of abhiyans where the response of the people was tremendous, and both central government and state government, double engine government has done tremendous jobs in terms of infrastructure, in terms of benevolence to the farmers, workers, women, youths and SC, ST and OBCs. Therefore, the entire Karnataka, cutting across all sections of the people, have showed a great deal of support. For last 3 months, I visited more than 120 constituencies, and I am sure that on May 13th, BJP will have a handsome victory, will win a hands down victory, and will get absolute majority. हमारी जीतने की संभावना पूरी है, इसीलिए तो मोदी जी अपने पूरे कैबिनेट के कलीग को वहां पर लगाया है और खुद ही प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर सभी वहां पर दौरे कर रहे हैं। शायद ये पहली बार होगा कर्नाटक के असेंबली के इतिहास में कि इतने लोग वहां पर कांग्रेस को घेरे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस वहाँ मजबूत है
और कांग्रेस We are जीतेगी। ready. We want this government to be dismissed. The earlier the dismissal of this government, the better for the state and the country. This election will be a development-oriented election. This election will be for a corruption-free state. तो कर्नाटक के प्रभारी महासचिव अरुण सिंह से बात की हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने। कर्नाटक का चुनाव का ऐलान हो गया। हमारे साथ हैं कर्नाटक के बीजेपी के महामंत्री अरुण सिंह जी। कैसे देखते हैं इस पर? पूरी तैयारी है और कई महीनों से कार्यकर्ताओं ने जमीनी स्तर पे जाकर के तैयारी की है। जो मोदी जी के नेतृत्व में कर्नाटक के लिए जो काम हुआ वह, और पहले येदियुरप्पा जी के मुख्यमंत्री रहते हुए अभी मुंबई जी के नेतृत्व में जो गरीब के लिए, किसान के लिए जो काम हुआ उसको जनता तक जाके पहुंचाने का काम किया। व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। प्रचंड बहुमत के साथ से फिर भाजपा सरकार बनाने जा रही है। लेकिन भ्रष्टाचार के भी आरोप लग रहे हैं, खासकर विपक्ष, खासकर कांग्रेस करे की कट मनी की सरकार है। नहीं, मैं इतना कहूंगा कि वो भ्रष्टाचार का निराधार आरोप लगा रहे हैं, और जब से आरोप लग रहे हैं तब से बीजापुर में, हुबली में और अपना ये कलबुर्गी में सब जगह तो भाजपा जी, बेलगांव में सब जगह भाजपा जीत रही है। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जंगली रही है, और कांग्रेस के समय टीचर के भर्ती में घोटाला, पुलिस की भर्ती में घोटाला, अनाज में घोटाला, अनाज को भी नहीं छोड़ा, बिजली में घोटाला। तो कांग्रेस इस प्रकार से निराधार आरोप लगा रही, इसलिए जनता उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। कहा जा रहा है कि बीजेपी में कुछ अंदरूनी मतभेद है जिसका फायदा कांग्रेस को मिलने जा रहा है। अंदरूनी मतभेद कहीं है तो DK शिवकुमार और सिद्धरमैया में, अभी खड़गे जी तीसरे आ गए। 3 गुटों में बटी हुई कांग्रेस आपस में झगड़ा कर रही है। मतभेद कहीं देखना हो तो कांग्रेस में देखिए, कर्नाटक। तो आपको लगता है कि अंतिम सवाल की क्या JDS जैसे पार्टी से पहले या बाद में? अरे JDS के क्षेत्र में जाके भारतीय जनता पार्टी पूरा ताकत के साथ प्रचार कर रही है। JDS को हराएगी, कांग्रेस को भी हराएगी। अगर मगर की बात नहीं, पूरी प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बन रही। चलो भैया। बीजेपी के महामंत्री अरुण सिंह जो ये कह रहे हैं कि कर्नाटक में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलेगा। नई दिल्ली से राजीव रंजन, NDTV इंडिया। केरल की वायनाड सीट पर अभी उपचुनाव नहीं होने जा रहा। यह सीट राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने से खाली हुई है। चुनाव आयोग ने आज कहा कि वहां उपचुनाव के लिए कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि सीट खाली होने के बाद उपचुनाव कराने के लिए 6 महीने का समय होता है। साथ ही कोर्ट ने भी कानूनी उपचार के लिए 30 दिन का वक्त दे रखा है। आपको बता दें कि मोदी सरनेम पर दिए बयान को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर हुआ था, जिस पर सूरत की अदालत ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई। इसी के बाद राहुल की सदस्यता चली गई थी। That whenever there is a vacancy, we have to do the by-election in 6 months' time. So this says, shall be held within a period of 6 months from the date of the occurrence of the vacancy. So vacancy has occurred and has been reported on 23/3/23 to us. So we have 6 months' time to do that election. And the second proviso also says of the section that remainder of the term of a member in relation to a vacancy is less than 1 year, then election will not be held. In this case, this is more than 1 year. So, as I mentioned, we have cleared the vacancies till February. And in this case, the trial court has given 30 days time for a judicial remedy. And therefore, there is no hurry to do it before exhausting that particular remedy which the Honorable Trial Court has afforded. तो कादम्बिनी शर्मा की इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। जैसे ही चुनाव आयोग का ये संदेश आया कि आज कर्नाटक के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, एक खबर ये भी चल पड़ी कि वायनाड के बाईपोल का भी अनाउंसमेंट हो सकता है। अब लेकिन जब सवाल यहाँ पर पूछा गया चुनाव आयुक्त से, मुख्य चुनाव आयुक्त से, तो उन्होंने कहा कि इसका ऐलान इसलिए नहीं किया गया क्योंकि चुनाव के जो कानून है वो बेहद साफ है। उन्होंने ये कहा कि 6 महीने का वक्त होता है चुनाव फिर से कराने का बाईपोल के लिए, और अभी अभी इनको, राहुल गांधी को अयोग्य करार दिया गया है। उसके अलावा एक प्रावधान ये भी है कि अगर जो वक्त है सांसद के पास वो अगर 1 साल से कम है तो चुनाव कराना चाहिए। यहाँ पर 1 साल से ज़्यादा उनका वक्त सांसद के तौर पर बाकी नज़र आता है। एक चीज़ और उन्होंने कही जो कि हम बार बार कह रहे हैं, वो ये कि
अभी कोर्ट ने राहुल गांधी को 30 दिन का वक्त दिया है अपील फाइल करने के लिए। तो अपील फाइल उन्होंने हालांकि अभी तक की नहीं है, लेकिन ये वक्त भी जो है चुनाव आयोग के इस फैसले में काफ़ी काम आया कि अभी वायनाड का बाईपोल अनाउंस नहीं हुआ है। अब देखना ये होगा कि 30 दिन का वक्त है राहुल गांधी के पास, वो कब तक फाइल करते हैं, क्योंकि मोहम्मद फैजल जो लक्षद्वीप के सांसद हैं उनका उनकी जो सदस्यता है वो वापस बहाल हो गई, और ठीक उस दिन जब सुप्रीम कोर्ट में उनके मामले पर सुनवाई होनी थी। हालांकि जब उनकी सदस्यता गई थी, तो जब उनके खिलाफ मामला हुआ था, 10 साल की सज़ा सुनाई गई थी, तो वो फौरन ऊंची अदालत गए थे और सज़ा पर और कन्विक्शन पर, दोष पर, दोनों पर स्टे लिया था, और उनकी सदस्यता अब आज बहाल हो गई है। तो राहुल गांधी कब इस तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं वो देखना बाकी है। दिल्ली में कैमरा सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। अब जयपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। यहां आपको बता दें कि 2008 में हुए धमाकों में, जो सीरियल धमाका था, उसमें 71 लोगों की जान गई थी। निचली अदालत ने 4 लोगों को फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन आज हाईकोर्ट ने उन 4 लोगों को बरी कर दिया, और साथ ही उन्होंने कहा कि जो जांच एजेंसी हैं उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। यहां आपको बता दें कि सरवर आजमी, मोहम्मद सैफुर रहमान, सलमान को बरी कर दिया गया। जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस समीर जैन की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। अदालत ने जांच अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा है। कोर्ट ने क्या कहकर आरोपियों को बरी किया है? ये क्या प्रूव किया कि कहीं से भी प्रूव नहीं होते हैं किसी भी चीज। कोई एटीएस जो है, प्रोसिक्यूशन और एटीएस एक भी चीज को साबित करने में नाकाम रही है। कुछ भी साबित नहीं कर सके, ना वो उनकी जर्नी साबित कर सके हैं, ना बम इम्प्लांटेशन साबित कर सके हैं, ना मुल्जिमान ने ये साइकिल खरीदी इस बात को साबित कर सके हैं, ना यही लोग जर्नी करके वहां से आए, ना वो इस बात को साबित कर सके। किसकी गलती बताइए? क्या आगे कोई जांच का निर्देश दिया है कोर्ट ने? कोर्ट ने एटीएस अफसरान की मुकम्मल पूरी गलती बताई है और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को निर्देश दिए हैं कि वो ऐसे अफसरों के खिलाफ में कार्रवाई करें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है बड़ी खबर में, लेकिन ब्रेक के उस पार बताएंगे कि अमृतपाल होशियारपुर में कहां देखा गया और पुलिस किस तरह से उसे अपने शिकंजे में लेने के लिए बिछा रही है जाल। भगोड़े अमृतपाल को लेकर एक बड़ी खबर आई है। खबर यह बताती है कि उसके होशियारपुर में किसी गांव में छुपे होने के चांसेस हैं। यहां आपको बता दें कि एक इनोवा गाड़ी में सवार होकर वो निकला था, लेकिन जब पुलिस से घिरा तो फिर वहां से बच निकलने की कोशिश की। होशियारपुर जा रहा था वो, और वहां अकाल तख्त में सरेंडर करना चाहता था अमृतपाल। पंजाब पुलिस ने होशियारपुर में उसे घेर भी लिया था, लेकिन अमृतपाल जिस इनोवा कार में सवार था उसे छोड़कर वो खेतों के रास्ते भाग निकला। पुलिस ने उसी इनोवा कार, जिसका नंबर PB10CK 0527 है, उसे जब्त कर लिया है। अमृतपाल लगातार गांव के रास्तों से अपना ठिकाना बदल रहा है। पुलिस भी लगातार उसे ढूंढ निकालने के लिए आसपास के गांव में तलाशी अभियान चला रही है। सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल किसी अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू देने के फिराक में भी बताया जा रहा है। क्या कुछ हो रहा है जमीन पर? ग्राउंड जीरो पर मौजूद है हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला, उनकी वहां से ये रिपोर्ट। हम इस वक्त मनसैया गांव में हैं होशियारपुर के, और ये गुरुद्वारा है यहाँ का, जहाँ कल तकरीबन 8:30 बजे ऐसा सूत्र कह रहे हैं कि अमृतपाल इनोवा गाड़ी में आया और पुलिस पीछे लगी तो इनोवा गाड़ी को यहाँ आप रेत देख रहे हैं, यहाँ चलती हुई ऑन गाड़ी को यहाँ छोड़ करके और यहाँ से खेतों में फरार हो गया। तो ये जो टायर के निशान देख रहे हैं ये उसी इनोवा गाड़ी के। उस इनोवा गाड़ी को अब पंजाब पुलिस यहाँ से ले गई है आगे की खोजबीन के लिए। तो ये इनोवा गाड़ी के टायर के निशान आप देख सकते हैं। ये गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा के अंदर ले आया था, पुलिस पीछे लगी तो गुरुद्वारे के अंदर ले आया वो, और यहाँ पर चलती हुई ऑन गाड़ी को ब्रेक लगा करके अमृतपाल और उसका सहयोगी पप्पलप्रीत छोड़ करके भाग गए। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अमृतपाल सरेंडर करना चाहता था। सरेंडर करने से पहले वो एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी को इंटरव्यू देना चाहता था, और सरेंडर भी वो अकाल तख्त में अमृतसर में जाके करना चाह रहा था। और ये जो इनोवा गाड़ी है, अगर उसकी जानकारी जो हम बताएं, जो इनोवा गाड़ी है वो बाबा गुरमीत के नाम से रजिस्टर्ड है, जो अमृतपाल
को सरेंडर करवा रहा था। तो बाबा गुरमीत की से भी पूछताछ के लिए पंजाब पुलिस निकली है। इसके अलावा इनोवा गाड़ी भी पंजाब पुलिस ने सरेंडर की है। तो ये टायर के निशान देख सकते हैं आप कि वो आया अंदर, गाड़ी चलती हुई गाड़ी छोड़ करके खेतों में फरार हो गया। और रात भर पंजाब पुलिस आसपास के गांव में सर्च ऑपरेशन कर रही है। जो अमृतपाल का प्लान था कि वो अकाल तख्त के साथ कोऑर्डिनेट करके अमृतसर में सरेंडर करे और उससे पहले वो एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी को इंटरव्यू देना चाहता था, जिसके चलते पंजाब पुलिस को भनक लगी और पंजाब पुलिस पीछे लग गई। अमृतपाल अमृतसर जा रहा था और वो हाईवे का रास्ता नहीं लेकर के गांव-गांव के रास्ते से जा रहा था। यही वजह है कि वो मनसैया गांव आ गया और पुलिस पीछा करते हुए यहाँ आई। तो वो चलते हुए ऑन इनोवा गाड़ी छोड़ करके यहाँ से फांद करके भाग गया। और आपको नज़र भी आएगा दीवार जो है वो काफ़ी छोटी है। तो फिलहाल अमृतपाल की तलाश पंजाब पुलिस को जारी है। 11वां दिन है। पंजाब पुलिस की नाक के नीचे अमृतपाल पंजाब से हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली, फिर दिल्ली से हरियाणा, हरियाणा से पंजाब पहुंच जाता है। और पंजाब पुलिस सिर्फ और सिर्फ उसके गुजर जाने के बाद छानबीन करती उसे ढूंढती हुई नजर आ रही है। सहयोगी अशोक महाले के साथ होशियारपुर से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। वहीं अमृतपाल सिंह का एक वीडियो सामने आया है। वो फरारी के दौरान वीडियो बना रहा है। वीडियो में उसने ये भी कहा कि पुलिस उसे गिरफ्तार करने में नाकाम है। वो बिल्कुल दुरुस्त है। तो आज बड़ी खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर लगातार जारी है। बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ।